हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। मैं लखन दायमा आपको एमपीजे के पढ़ा रहा हूँ। आज हम हमारे मध्य प्रदेश का टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे मध्य प्रदेश का योगदान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम और इसके अलावा जो मेंस एग्ज़ाम होती है उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो के अंत तक बने रहिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा हमारा एमपीपीएससी, वो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन। अब हमारे भारत में अपन देखते हैं जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसी समय हमारे मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए थे। तो उस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया है। तो मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान है, तो आइए इसमें शुरू करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है तो खंडवा जिले में सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स ये समाचार पत्रों की शुरुआत हुई। इन समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इससे भी और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हमारे भारत के, ठीक है, जो राष्ट्रीय कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के बाबई में हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने एक समाचार पत्र लिखा था, उसका नाम था कर्मवीर। ये कर्मवीर की शुरुआत किसने की थी, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। तो यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है ये हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं, ठीक है। और इन्हीं को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे और इन्होंने हमारे भारत में स्वतंत्रता से संबंधित कई समाचार पत्र लिखे थे और इसके बाद कई इनकी रचनाएं स्वतंत्रता से संबंधित थी, इसलिए इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं और इन्हें ही भारत की आत्मा कहा जाता है। ये आप इसमें याद रखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद में जब ये समाचार पत्र की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से होती है तो इसने हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अगला, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह क्यों कहा जाता है, तो जब हमारे भारत में अंग्रेज सरकार ने एक नमक कानून बनाया जिसमें यह प्रावधान था कि नमक पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज सरकार ने जो नमक कानून बनाया है, अगर नमक पर टैक्स वसूला जाएगा तो नमक आम आदमी कैसे खरीद पाएगा, एक गरीब जनता उसको कैसे खरीद पाएगी। तो इस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और उन्होंने यात्रा की। तो गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में समुद्र का जल उठाया और उन्होंने नमक कानून तोड़ने की कसम खाई और उनके साथ में जितने भी स्वयंसेवक गए थे उन सभी ने कसम खाई कि हम नमक कानून को तोड़ने की कसम खाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मध्य प्रदेश में भी नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में किसने किसने की है, इन व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण जो सुंदरलाल थे, इनको 6 माह की सजा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर जबलपुर के सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद नाथ मिश्र, इसके बाद में इन्हीं लोगों ने हमारे मध्य प्रदेश में इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है, सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है जंगल सत्याग्रह। अब जो जंगल सत्याग्रह है ये हमारे मध्य प्रदेश में शुरू होता है। तो जंगल सत्याग्रह को शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सेठ गोविंद दास का नाम आप ध्यान रखें। इसके बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको हम भारत की आत्मा कहते हैं, और पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और विष्णुदयाल भार्गव, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह को शुरू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा सभी का। चलिए अगला शुरू करते हैं, झंडा सत्याग्रह। ठीक है,
तो झंडा सत्याग्रह में अपन देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1923 में इसको शुरू किया गया था। तो कहाँ पर शुरू हुई थी ये झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पर होती है, तो जबलपुर में। किसके नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था, तो इसमें देवदास नागरी और राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद में इन लोगों ने इसको शुरू किया था झंडा सत्याग्रह को। तो इसमें आप ध्यान रखें। इसके बाद में 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जो शुरू हुआ था सत्याग्रह, इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में ये झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि झंडा सत्याग्रह को शुरू करने वाले मध्य प्रदेश में कौन कौन से व्यक्ति थे और सरोजिनी नायडू ने किस समय हमारे मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया था। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है 1930 का जंगल सत्याग्रह। अब ये जंगल सत्याग्रह क्या है, तो हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में जब अंग्रेज सरकार के द्वारा हमारे भारतीयों पर और हमारे मध्य प्रदेश के निवासियों पर अत्याचार किया जा रहा था, तो उन अंग्रेज सरकार की नीतियों का दमन करने के लिए जगह जगह ये आंदोलन हमारे मध्य प्रदेश में भी और भारत में हुए थे। तो ऐसा ही जंगल सत्याग्रह हमारे मध्य प्रदेश में हुआ कब, 1930 में। तो 1930 में कौन कौन से सत्याग्रह हुए जंगल सत्याग्रह, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला है टुरिया जंगल सत्याग्रह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है MPPSC के द्वारा। तो पहला इसमें शुरू कर रहे हैं टुरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है। अब जो जंगल सत्याग्रह है, टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो ये कब शुरू हुआ था, 1930 में। सबसे पहला पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टुरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1930 में, ठीक है। अब किसके नेतृत्व में शुरुआत होती है इसकी, तो इसमें अपन देखते हैं दुर्गा शंकर मेहता, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टुरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दुर्गा शंकर मेहता का नाम, ठीक है। जो कहाँ के थे, ये सिवनी जिले के थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। फिर सिवनी से 9 से 10 मील दूर एक जंगल था जहाँ पर चंदन के पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ पर लोगों ने घास काटकर इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कौन से सत्याग्रह की, टुरिया जंगल सत्याग्रह की। अब इसका नाम टुरिया जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ, तो टुरिया नाम का गांव था, कहाँ पर, शिवपुरी जिले, सिवनी जिले में। तो सिवनी जिले में एक गांव का नाम है, उसका नाम है टुरिया। तो टुरिया में इन लोगों के द्वारा इस सत्याग्रह की शुरुआत होती है, इस कारण इसका नाम हुआ टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो इसे याद रखेंगे आप। इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टुरिया जंगल सत्याग्रह ये कहाँ पर हुआ था, तो सिवनी जिले के ग्राम टुरिया से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, दुर्गा शर्मा मेहता ने, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि इसका समय क्या था, तो 9 अक्टूबर 1930, ठीक है। इसके बाद फिर अगला सत्याग्रह आ जाता है घोड़ा डोंगरी। तो घोड़ा डोंगरी में ये सत्याग्रह की शुरुआत होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। कब शुरू हुआ था ये, 1930 में, ठीक है। तो ये घोड़ा डोंगरी किस जिले में आता है वर्तमान में, ये बैतूल जिले में आता है, तो उसको ध्यान रखें। तो बैतूल जिले में आदिवासी समुदाय के द्वारा इस सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस जंगल सत्याग्रह में कि इस सत्याग्रह को बढ़ावा किसने दिया था, ये इसका नेतृत्व किसने किया था, तो शाहपुर का, शाहपुर में ध्यान रखना ये बंजारी ढाल है, वहाँ का था गंजन सिंह कुरकू। तो ये जो गंजन सिंह कुरकू था, इसके बारे में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए गंजन सिंह कुरकू ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसने ये जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और कौन सा नाम दिया गया इसको, इस सत्याग्रह का नाम क्या है, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो ये गंजन सिंह कोरकू ने जो गंजन सिंह कोरकू था, इसने इस घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो आदिवासियों का नेता था। इसे ध्यान रखें आप, MPPSC ने क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चरण पादुका नरसंहार। अब ये वही चरण पादुका नरसंहार है जिसे हमारे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चरण पादुका नरसंहार, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये फोटो जो देख रहे हैं आप, इस फोटो से आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं कि
कुछ यहाँ पर पुलिस वाले बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, कुछ लोग उधर डेड कंडीशन में हैं। ठीक है, तो ये उस समय का दृश्य है जब हमारे मध्य प्रदेश में चरण पादुका नाम की एक जगह है। तो कहाँ पर है चरण पादुका नाम की जगह? तो छतरपुर, जो वर्तमान में एक जिला है। तो छतरपुर रियासत में एक स्थान था जिसका नाम है चरण पादुका। तो वहाँ पर 14 जनवरी 1931 को कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जैसे जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में चरण पादुका नामक स्थान पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे। कब? 14 जनवरी 1931 को। ये डेट याद रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम है चरण पादुका। तो वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे सभा करने के लिए। अब जैसे अंग्रेज अधिकारी, एक फीसर, ये अंग्रेज अधिकारी था, ध्यान रखना, तो इसको पता हुआ कि बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, तो इसने क्या करा, फीसर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब जैसे इसने गोली चलाने का आदेश दिया तो बहुत सारे लोग मारे गए, जिस प्रकार से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, इधर से ये अंग्रेज पुलिस अधिकारी हैं और ये लोग यहाँ से गोली चला रहे हैं, और उधर देखिए बहुत सारे लोग, कुछ घायल हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। तो ये ऐसे उस टाइम पर इन अंग्रेज सरकार के द्वारा पुलिस वालों को ये अधिकार दिया जा, सॉरी ये आदेश दिया गया था। तो इन पुलिस वालों ने उस टाइम गोली चलाई थी, किसके आदेश पर? ये फीसर के आदेश पर। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पर मारे गए थे। तो इसको हमारे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो इसे याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन पहला तो ये बनेगा कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपको ये डेट और वर्ष याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये किस नदी किनारे था चरण पादुका? तो उर्मिल नदी किनारे। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि चरण पादुका नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किस व्यक्ति ने दिया था? फीसर ने दिया था। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, अब जो पंजाब मेल आप देख रहे हैं, तो पंजाब मेल क्या है? ये ट्रेन का नाम है। आज भी आप देखते हैं पंजाब मेल ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ये कब की बात है? 1931 की। तो पंजाब मेल ट्रेन एक चलती है जो खंडवा में जाकर रुकती है। तो ऐसे उस टाइम हम देखते हैं कि जो पंजाब मेल चलती थी ट्रेन, तो ये 23-24 जुलाई 1931 की रात्रि को खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। ठीक है, तो उसी टाइम पर हम देखते हैं कि जो प्रथम श्रेणी में, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ट्रेन रहती है, तो ट्रेन में जो बोगी रहती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे इस टाइप के उसमें डिब्बे रहते हैं। तो ऐसा अपन देखते हैं कि फर्स्ट क्लास का डिब्बा था, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे। तो कौन कौन थे अंग्रेज अधिकारी? उसमें लेफ्टिनेंट हैक्सेट और मेजर सीहन और इनका एक कुत्ता, ये 3 लोग इसमें बैठे हुए थे। ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछता है कि जब पंजाब में हत्याकांड हुआ था तो उस ट्रेन में कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे? तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट हैक्सेट और मेजर सीहन, ये लोग इसमें बैठे थे और इनका कुत्ता भी साथ में बैठा हुआ था। अब हमारे मध्य प्रदेश के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या करा? तो दमोह के वीर यशवंत सिंह और भुसावल के रेलवे कर्मचारी देवनारायण तिवारी, इसके बाद में इनका एक दोस्त था, उसका नाम था दलपत राव, ये लोग चाकू और कटार लेकर ट्रेन में पहुंचे और पहुंचने के बाद में इन तीनों की हत्या कर दी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैक्सेट और सीहन, इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ? तो 31 सितंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी, इनको मृत्युदंड दिया जाता है और जो दलपत राव थे, इनको काले पानी की सज़ा दे दी गई। काले पानी सज़ा कहाँ दी जाती है? उस समय पोर्ट ब्लेयर में दी जाती थी। ठीक है, तो इसको याद रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। इसके बाद फिर अगला जाता है इंदौर सराफा कांड। अब इंदौर सराफा ये तो सभी लोग जानते ही हैं, जो वर्तमान में अपन देखते हैं इंदौर में बहुत बड़ा सराफा है, जहाँ पर सोना है, चांदी है, ये वस्तुएं वहाँ पर बेची जाती है, ज्वेलरी वहाँ पर बेचते हैं, आभूषण को बेचा जाता है। तो ये बहुत पुराना सराफा है, अभी कोई नया नहीं है ये। ठीक है, तो उसी समय अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में एक सराफा है, तो वहाँ पर एक कांड हुआ था जिसको नाम दिया गया है इंदौर सराफा कांड। कब की बात है ये 1942 की बात है, 1942 की बात है। तो 6 सितंबर 1942 को इंदौर में भी एक सत्याग्रह के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन क्या हुआ कि उस समय अंग्रेज सरकार के द्वारा इन विद्रोहियों को दबा दिया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में अंग्रेज सरकार के द्वारा जब इनको दबाया जा रहा था, इसके बाद भी जो विद्रोही थे वो नहीं रुक रहे थे, तो फिर अंग्रेज सरकार के द्वारा इनको गोली मार दी जाती है। तो कई लोग यहाँ पर भी मारे गए थे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ था, इंदो सराफा कांड। ठीक है। इसमें ही एक जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, मगनलाल ओसवाल, ये इसमें इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। इनको गोली लगी थी और कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है, और फिर कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर है, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। कहाँ पर हुआ था, झाबुआ जिला के गांव भावरा में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भावरा है ये वर्तमान में किस जिले में आ गया है, वर्तमान में अलीराजपुर जिले में आ गया है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस भावरा का नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी। इनके माताजी का नाम जगरानी देवी था। और इनके नाम क्या क्या थे, तो आज़ाद पंडित, बलराज और क्विक सिल्वर, ये इनके नाम थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के और कौन कौन से नाम थे। ठीक है, तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तो ये सभी को पता है, लेकिन ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका नाम बलराज भी है, क्विक सिल्वर भी है। और ये क्विक सिल्वर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं के बारे में। तो जब ये बड़े हुए तो इन्होंने एक बार कुछ ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो उस समय इन्हें 10 बेतों की सज़ा दी जाती है। इनसे पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने बताया था आज़ाद। फिर इसके बाद में इनसे पूछा कि आपका पता क्या है, तो बोले कि जेल। ठीक है, तो इनको फिर उस समय से ये बेत की सज़ा दी गई थी, और उस समय से बहुत फेमस हो गए थे ये चंद्रशेखर आज़ाद। अब बड़े होने के बाद में इनकी दिलचस्पी किस में थी, देश के लिए। ठीक है, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इनको बहुत लगन लगी हुई थी। तो ये फिर अपन देखते हैं किससे किससे मिले हैं। तो ये क्रांतिकारी संगठन में शामिल होते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक हिंदुस्तानी दल का गठन किया जाता है, जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ, इसका गठन किया गया था। तो फिर इसी संगठन में हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये शुरुआत में किस दल में शामिल हुए थे, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ। और ये संघ को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। तो ये लोग भी क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी का मतलब समझते हैं सब लोग, ठीक है, जो सीधे हिंसा में विश्वास करते हैं। तो ये लोग थे क्रांतिकारी। तो ऐसे क्रांतिकारी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हुए। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद इनके दल में, इनके संघ में शामिल हो गए थे। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दल का नाम बदलकर क्या किया था, तो इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर 1928 में 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम कर दिया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ही कुछ कार्य किए गए थे जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ही केंद्रीय असेंबली पर, जो सेंट्रल असेंबली थी, उस पर बम फेंकने का प्लान इन्होंने ही बनाया था। अब बम किसके किसके द्वारा फेंका जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों के द्वारा दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। तो कब बम फेंका जाता है, ये 8 अप्रैल 1929 को। अब इनका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था, अंग्रेज सरकार को किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इनका उद्देश्य था सिर्फ सरकार को डराना।
अंग्रेज सरकार के मन में दहशत उत्पन्न करना, ये इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? हमारे बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन बम किसने फेंका था? ये दो लोगों ने फेंका था, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब जब इनके द्वारा जब बम फेंका जाता है असेंबली में, तो फिर इसमें जो गिरफ्तार किया जाता है तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये गिरफ्तार किए जाते हैं और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाए जाने के बाद में इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी तो चंद्रशेखर आज़ाद इनकी सज़ा को माफ़ करवाने के लिए कई प्रयास किए इन्होंने। तो इनकी सज़ा माफ़ कराने के लिए ये प्रीवी काउंसिल तक गए थे। ये प्रीवी काउंसिल कहाँ पर है? लंदन में। वहाँ भी गए थे ये इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कराने के लिए, परंतु इनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद फिर जब इनको कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिल रहा था इनकी सज़ा माफ़ करवाने के लिए, तो फिर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पास पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पहुंचते हैं और इलाहाबाद में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद मिले पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहाँ मिले थे ये? तो उनका आनंद भवन, उनका निवास स्थान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो वहाँ जाकर मिले ये। और उनसे कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से, किसने? पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि आप इन तीनों की सज़ा को माफ़ करवाइए। इनकी तीनों को जो फांसी की सज़ा मिली है तो इनकी फांसी की सज़ा माफ़ करवाइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम गांधी जी से बात करेंगे। तो कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि आप गांधी जी से बात कीजिए कि इनकी सज़ा माफ़ कराने के लिए इरविन से समझौता करें। ठीक है, तो गांधी जी ने इरविन से समझौता किया था, उसी को कहा जाता गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने सारे समझौते तो कर लिए, लेकिन इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा। तो फिर यहाँ पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और जो अन्य क्रांतिकारी थे उनको बहुत दुख हुआ था। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद फिर जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच जाते हैं इलाहाबाद में, तो वहीं पर जब पुलिस को पता हुआ कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंच चुके हैं, तो इन्हीं का पीछा करते हुए पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में पुलिस के बीच में और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में मुठभेड़ प्रारंभ हुई, गोली चलाना शुरू हुआ। तो इधर से पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली चलाई और अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने भी गोली चलाई। जब अंतिम समय आया चंद्रशेखर आज़ाद का, तो इनके पास एक गोली बचती है और उन्होंने लास्ट गोली थी अपने सिर में मार ली, खुद ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो इसको ध्यान रखें आप। तो ये घटना कब की है? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क इस प्रकार से, और इनके एक स्मारक बना हुआ है। ठीक है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये ऐसा स्मारक बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये ऐसा लिखा हुआ है अल्फ्रेड पार्क में, इनकी जो स्मारक बनी हुई उस पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख विद्रोही थे। तो कौन कौन से विद्रोही थे वो नाम देखिए यहाँ पर। तो विद्रोही में अपन देखते हैं शेख रमजान, ये कहाँ के थे? सागर के थे। इसके बाद फिर अगला जाता शंकर शाह, ये कहाँ के थे? गढ़मंडला के थे। फिर अगला जाता है राजा ठाकुर प्रसाद, ये राघवगढ़ के थे। नारायण सिंह, ये रायपुर के थे। इसके बाद फिर शहादत खान, ये महू के थे। इसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई, ये कालपी झांसी की थी। इसके बाद फिर तात्या टोपे, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, तीनों जगह इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ में। भीमा नायक, ये मंडलेश्वर से संबंधित थे। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की थी। झलकारी बाई, ये झांसी की थी। तो झलकारी बाई कौन थी? ये झांसी रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी अंगरक्षिका थी। ठीक है, जो कहाँ से संबंधित थी? झांसी से। और गिरधारी बाई कौन थी? तो ये गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। ठीक है, ये रामगढ़ से संबंधित थी। फिर बहादुर शाह, ये बहादुर सिंह एवं देवी सिंह, ये कहाँ से थे? ये मंडला जिले से संबंधित थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आगे आते हैं टंट्या भील, जिसको टंट्या मामा के नाम से हम जानते हैं। ये भी आदिवासियों के नेता थे। तो यहाँ पर जो आपको फोटो दिख रहा है ये किसका है? टंट्या भील का, जिसको टंट्या मामा भी कहते हैं और इनको हम रॉबिन हुड भी कहते हैं। ठीक है, और इनको जनजातियों का जननायक भी कहते हैं। इतने नामों से हम इनको जानते हैं, टंट्या भील को। तो टंट्या भील का जन्म कब होता है? 1840 ईस्वी में खंडवा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार ग्रामीणों का
शोषण करती है, उन पर अत्याचार करती है, तो फिर इन्होंने उनके खिलाफ में कई जगह विद्रोह किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा समय तक ये विद्रोह नहीं कर पाए। कुछ समय बाद अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद में 1889 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी और इनको फांसी पर चढ़ा दिया। फिर अंग्रेज सरकार ने इनको एक नाम दिया था इंडियन रॉबिन हुड। किसको? टंट्या भील को या टंट्या मामा को। तो इनको रॉबिन हुड कहा था अंग्रेज सरकार के द्वारा। इससे ध्यान रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एमपीपीएससी ने पूछा भी है कि रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो रॉबिन हुड टंट्या भील को कहा जाता है। फिर इनको फांसी की सज़ा कहाँ दी गई थी, तो इनको जबलपुर में फांसी दी गई थी। तो ये स्थान का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन। अब जैसे हमारे भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमारे गांधी जी ने की थी, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। नो कोऑपरेट मूवमेंट इसको कहा जाता है। अब असहयोग का मतलब क्या है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कैसे इसकी शुरुआत होती है, तो असहयोग आंदोलन की तैयारी के लिए अमजद खां एवं कांग्रेस के सम्मान में जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति हमारी कांग्रेस ने बनाई थी। तो उसमें जो मेन आयोजक थे वो थे हमारे अमजद खां। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश में ही प्रभाकर टुंडीराज नाम के व्यक्ति थे। तो प्रभाकर टुंडीराज ने इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रभाकर टुंडीराज ने। फिर इसके बाद में 1923 के नागपुर के झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व में महात्मा भगवान दीन और पूरनचंद्र राका, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। अब उस समय ये नागपुर हमारे मध्य प्रदेश में ही था, इसलिए यहाँ पर नागपुर को लिखा गया है। ठीक है, आज वर्तमान में हम देखते हैं कि नागपुर किस राज्य में आता है, तो महाराष्ट्र में आ जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1923 में नागपुर में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था, तो उसमें ये भगवान दीन का नाम और पूरनचंद्र राका का नाम, इनके नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं असहयोग आंदोलन की जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, इसमें गांधी जी हैं और गांधी जी के आसपास बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ शुरू हो गए थे इस आंदोलन के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब था कि हम अंग्रेज सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगा, अगर अंग्रेजों का स्कूल है तो उसमें बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में अगर कोई वकील है तो वकालत नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम किसी प्रकार से सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया था असहयोग आंदोलन। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है भोपाल राज्य प्रजामंडल। ठीक है, अगला इसमें अपन देखते हैं भोपाल राज्य प्रजामंडल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भोपाल में जो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो कब होती है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना 1938 में 1938 में भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद में इसमें कौन कौन से व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे, तो इसमें जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे उनमें मौलाना तरजी मशरफी, इसके बाद में चतुर नारायण मालवी, ये लोग यहाँ पर मंत्री बनाए गए थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1938 में 1938 में भोपाल में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो इसमें मंत्री किसको बनाया जाता है, तो इन लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का एक जिला रतलाम, वहाँ पर भी इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब इस आंदोलन में अपन देखते हैं 1920 में कांग्रेस समिति की स्थापना रतलाम में की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कांग्रेस समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, तो रतलाम में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर पूछा जाएगा कि इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद उमर खान इनको बनाया गया था, इसको ध्यान रखें आप। इसके बाद में यहीं से हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात होता है। तो इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इनका नाम था स्वामी ज्ञानानंद। इनकी प्रेरणा से हमारे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में रतलाम में ही 1931 में एक महिला सेवा दल का गठन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में महिला सेवा संगठन या महिला सेवा दल की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1931 में होती है। कहाँ पर? रतलाम में। फिर इसके बाद पूछा जाएगा
कि प्रज्ञा परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो प्रज्ञा परिषद की स्थापना 1935 में रतलाम में की गई थी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, झाबुआ में आंदोलन। ठीक है, अब अगला अपन देखते हैं कि झाबुआ में आंदोलन कब हुआ है। तो झाबुआ में 1934 में 1934 में प्रज्ञा मंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम पर हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो विदेशी वस्तुएं थी, मतलब अंग्रेज सरकार के द्वारा जो चीज़ें हमारे भारत में लाई गई थी उसका सब बहिष्कार करने लगे, उसकी होली जलाने लगे। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में प्रज्ञा मंडल की सहायता से 1934 में बहुत सारी अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। और इसके बाद में शराबबंदी और इसके बाद हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो शराब भी हमारे भारत में किसने शुरू किया था, तो ये लोग ही लेकर आए थे, अंग्रेज लोग, जो बहुत सारी शराब आज पी रहे हैं वर्तमान में लोग। तो इसका बहिष्कार हुआ और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ें थी उनका बहिष्कार हुआ। इसके बाद में भोपाल आंदोलन। तो भोपाल आंदोलन में अपन देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1934 में भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरकी खान और साकिर खान, इनके नेतृत्व में अंजुमन खुद्दाम वतन तथा मास्टर लाल सिंह और लक्ष्मी नारायण सिंघल और जमुना प्रसाद मुखरैया, इसके बाद में पंडित उद्धवदास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके बाद में यहीं पर अपन देखते हैं कि इन लोगों की सहायता से ही हमारे भोपाल में भोपाल राज्य हिंदू सभा का भी गठन किया जाता है, इसकी नींव यहीं से रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट इसको कहा जाता है। तो जब अंग्रेज सरकार हमारे भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी थी तो 1942 में 1942 में हमारे गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह आंदोलन 1942 में शुरू किया जाता है हमारे गांधी जी के द्वारा। अब हमारे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी 1942 में शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई थी, तो ग्वालियर रियासत का एक जिला है विदिशा जिला, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो विदिशा से, जो किस रियासत में आता था, पहले ग्वालियर रियासत में आता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद फिर हमारे भारत में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है। और जब वहाँ पर ब्रिटेन के संसद के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है तो उसका नाम हुआ स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसी समय फिर उस स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो इसी में अपन देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ हमारे मध्य प्रदेश में ही अपन देखते हैं कि मध्य भारत और इसके अंतर्गत बहुत सारी रियासतें थी, इनको मिलाकर मध्य प्रांत, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते हैं, ये सेंट्रल प्रोविंस के नाम से इसका गठन किया जाता है। और इसी में अपन देखते हैं कि इसमें विंध्य प्रदेश की रियासतें, भोपाल रियासत और हमारे आसपास की ढेर सारी रियासतें थीं, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और उसका जो व्यवस्थित गठन हुआ हमारे मध्य प्रदेश का वो 1956 में हुआ था। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इसमें यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।